नमस्कार। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और हम लाइव श्रृंखला के अंतर्गत उन मुद्दों पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं जिसका संबंध साक्षात्कार से होगा और इनसे उन छात्रों को लाभ होगा जो हमसे जुड़े हुए हैं या फिर जो इन वीडियो को देखेंगे। मेरा प्रयास होगा कि प्रत्येक दिन 1 से 2 टॉपिक लें और इस श्रृंखला को हम तब तक जारी रखें जब तक कि साक्षात्कार चलती रहती है। चूँकि लॉकडाउन की स्थिति है और व्यक्तिगत रूप से मुझे लाइव जुड़ने में ही फ़ायदा दिखाई दे रहा और उम्मीद करते हैं कि हम इस श्रृंखला को ईमानदारी से आगे बढ़ा पाएँगे। विश्व के जिस तरह से सामरिक ऑर्डर बदल रहे हैं, उसी तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था के ऑर्डर भी बदल रहे हैं और इससे जुड़े हुए 2 टॉपिक हम ले रहे हैं। समय बचेगा तो दोनों टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे। पहला टॉपिक है कि भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह जो है उसमें तेज़ी देखी गई है। केवल इस साल 40 अरब डॉलर के निवेश हुए और केवल पिछले 3 महीना में 20 अरब डॉलर के निवेश हुए। ये निवेश कहाँ से आ रहे हैं? इस तरह के वृद्धि के पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे चाइना के साथ विश्व के शक्तियों की टकराव की भी कोई भूमिका है? इन्हीं सब प्रश्नों पे चर्चा होगी और समय बचेगा तो हम चर्चा करेंगे कि लगभग 18 वर्षों बाद भारत में जो है व्यापार संतुलन वो भारत के पक्ष में रहा। हालाँकि 1 ही महीने की वो रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी उसका महत्व है। उसके पीछे की क्या वजह है उस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन समय बचेगा तो। आज शुरुआत करते हैं कि भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है या पोर्टफोलियो निवेश है, दोनों में वृद्धि देखी गई और इसके पीछे की वजह क्या है और इसका संबंध क्या चाइना के साथ वैश्विक समुदाय के टकराव भी है, इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि कोई भी देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो कहीं ना कहीं एक देश से संबंधित होती है और जिस देश से वो संबंधित होती है उसके हितों को वो पोषित करती है, भले ही वो कंपनी बहुराष्ट्रीय क्यों नहीं हो। आज भारत में जो निवेश हो रहे हैं उस निवेश करने वाली कंपनियों को देखिएगा तो अधिकांश वो टेक कंपनियां हैं जो भारत में निवेश कर रही हैं और वो अधिकांश वो अमेरिकी टेक कंपनी है जो भारत में निवेश कर रही हैं, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, इस तरह की तमाम कंपनियां जो वहाँ की टेक कंपनियां हैं और अब संजोग बस वो अमेरिका की टॉप 10 कंपनियों में शामिल है। इस वजह से भी कहा जा रहा है कि क्या चाइना और अमेरिका के बीच जो तनाव की स्थिति है उसका भारत में निवेश पे प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को भी समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में न केवल अमेरिका से बल्कि यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, इन तमाम देशों से निवेश का प्रभाव बढ़ा और इसके पीछे की जो वजह है, कोरोना संकट के दौर में जो विश्व ने झेला, उन्होंने देखा कि यदि हम चाइना पर अपने औद्योगिक उत्पाद के लिए निर्भर होते हैं तो ये भविष्य में बहुत खतरा दे सकता है, पहली वजह। और दूसरी वजह ये है कि लगभग सभी वैश्विक शक्तियाँ, वहाँ आप अमेरिका से शुरू करिए, अमेरिका, यूरोप, उसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया, फिर दक्षिणी चीन सागर से लगे हुए जितने भी देश हैं, उनका चीन के साथ अचानक से सीमा विवाद में वृद्धि हुई। संजोग से भारत के साथ भी सीमा विवाद में वृद्धि हुई। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण निवेशक देश होते हैं, कहा जाता है कि अमेरिकी की कंपनी और जापान की कंपनियों ने चीन के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब दोनों देश की कंपनियां वहां से निकल रही हैं। जापान ने तो घोषित कर दिया है कि अपने कंपनियों से कि आप चीन से बाहर निकलिए, तो वो बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे। हालांकि अधिकांश जापानी कंपनी भारत नहीं आ रही है बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों में जा रही है। अमेरिका ने अपने स्तर से कोई नीति घोषित नहीं की है कि आप हमारी कंपनियां चीन से बाहर आए, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक तनाव ही नहीं बल्कि सामरिक तनाव भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कंपनियों को लगता है कि चीन में उनका बने रहना मुश्किल हो सकता है। भविष्य में यदि अमेरिका किसी तरह के प्रतिबंध को लागू करती है तो फिर अमेरिकी कंपनियों के सामने समस्याएं आ सकती हैं। तो इस वजह से भी अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर आ रही हैं। स्वाभाविक है कि अमेरिकी कंपनियों का बाहर आना और भारत में निवेश बढ़ना, दोनों के बीच सीधा संबंध हम देख रहे हैं। जितनी कंपनी जैसे कि एप्पल वहां से अपने प्लांट को भारत में शिफ्ट कर रही है, उसके बाद गूगल और फेसबुक को चीन में निवेश नहीं था, लेकिन चूंकि अमेरिका और भारत के बीच सामरिक साझेदारी, इस बात को याद रखना है कि अमेरिका और भारत के बीच सामरिक साझेदारी है
और कोई देश की कंपनियां, चाहे वो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों नहीं हो, अपने देश के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों को पोषित करती है। चाहे वो चीन की कंपनी है तो वो चीन के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों को पोषित करती है, अमेरिका की कंपनी वहां के राष्ट्रीय और आर्थिक हितों को पोषित करती है। ऐसे में अमेरिकी कंपनी के राष्ट्रीय हित और उनके आर्थिक हित अब चाइना के साथ टकराने लगे हैं। चूंकि भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी है, इसीलिए वो भारत के में निवेश करना सुरक्षित मानती है। और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और अमेरिका की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ वो निवेश को आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा आधार भी बना है। तो निवेश के पीछे की वजह तो हम उभर के लाते हैं कि जो वैश्विक स्तर पर चाइना का विश्व के आर्थिक शक्तियों के साथ संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है, मूल वजह रूप भर के आती है। दूसरी बात, भारत और अमेरिका के बीच जो सामरिक साझेदारी है वो भी अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है क्योंकि चीन और जापान के बीच काफी मतभेद है और इसी बीच में भारत और जापान के बीच बहुत बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं। तो जापानी कंपनी भी भारत में निवेश करेगी। हम पहले ही चर्चा कर रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में अमेरिकी और जापानी कंपनी ने 90 के दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वही कंपनी चाइना से बाहर आ रही है, उसे निवेश के लिए जगह चाहिए। भारत में चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, दूसरा अमेरिका और चीन के बीच सामरिक साझेदारी है, तीसरा जापान और चीन के बीच तनाव की स्थिति है। ऐसे में जापानी कंपनी भी भारत आएगी। क्योंकि अमेरिकी कंपनी जिधर मूर्ति है, उसी तरफ कहा जाता है कि यूरोप की कंपनियां भी उसके साथ साथ मूर्ति है। तो अमेरिका अपने साथ कहीं अकेले नहीं जाता, उनके साथ उनके सहयोगी देश होते हैं, उनके सहयोगी देश की कंपनियां होती हैं। तो यही वजह है कि भारत में बहुत तेजी से निवेश बढ़ा है। पिछले सप्ताह ही देखिए, तो पिछले सप्ताह में ही 20 अरब डॉलर के निवेश हुए हैं भारत में। अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया, उसकी चर्चा हम कभी बाद में कर लेंगे। तो मूल कारण पे चर्चा हो। अब यहीं से उभर के सामने आता है कि क्या यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम साक्षात्कार से जुड़े हुए मुद्दे की तरह से इस प्रश्न को बताने का प्रयास करते हैं। स्वाभाविक है कि निवेश यदि इसी तरह से आती है तो भारत में जो आज हम खुद अपने बहुत सारे उत्पादन के लिए चीन पर निर्भर हैं, विशेष करके टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उत्पाद के लिए, तो निश्चित रूप से हमारी चीन पर निर्भरता कम होगी। और कहा ही जा रहा है कि जियो के 5G में आने के बाद जो चीन की 5G कंपनी हुआई, उसके अस्तित्व को अब खतरा होने लगा। इतना ही नहीं, जियो और एप्पल के बीच जो समझौते हुए हैं वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी आएगी। तो हमारे पास चाइना के मोबाइल का एक विकल्प होगा और वो हमारा स्वदेशी विकल्प होगा, हमारी स्वदेशी 5G कंपनियां होंगी। तो इससे पहला जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम प्रभाव देख रहे हैं कि चीन के साथ जो हमारे व्यापार घाटे हैं या चीन पर जो हमारी आर्थिक निर्भरता है वो कम होगी। वर्तमान समय में इस साल की मैं बात करूं, 19-20 की मैं बात करूं, तो चीन के साथ जो व्यापारिक घाटा है ना कि उसमें कमी आ रही है। पिछले साल वो 52 बिलियन डॉलर थी, इस साल वो लगभग 48 बिलियन डॉलर रही है। लेकिन ये 48 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है, मतलब हम हर साल चाइना को 48 बिलियन डॉलर अतिरिक्त पे करते हैं। तो हमारे व्यापार घाटे में कमी आएगी। व्यापार घाटे में कमी आने का बाद भी उसकी एक श्रृंखला होती है, जैसे कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, जैसे कि रुपये के मूल्य में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ भारत में चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी तो निवेश के लिए भारत आंतरिक निवेश के लिए पूंजी होगी। ये एक श्रृंखला के रूप में अर्थव्यवस्था काम करती है। और इसका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अन्य सेक्टर में आए तो स्वाभाविक है, जब यहाँ निवेश बढ़ेगी तो यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, यहाँ के लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि होगी और इसका कुल मिला जुला करके भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव वो सकारात्मक पड़ेगा। स्वाभाविक है कि उदारीकरण के बाद जिस तरह की प्रवृत्ति भारत में उभर के आई, जैसे कि नई नई कंपनी आई, नए तरह के रोजगार पैदा हुए, लोगों की आय में वृद्धि हुई, भारत में निवेश के लिए, आंतरिक निवेश के लिए पूंजी बन पाया, ठीक उसी तरह से जो भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही उसका भी प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। यदि मैं अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों पे बात कर लूँ, उसमें भारत टेक क्षेत्र मतलब टेक्नोलॉजी क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, पहले तो वो आत्मनिर्भर बनेगी,
लेकिन जैसा कि हम गूगल और जियो के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते के अंतर्गत ये बात भी कही गई कि हम आने वाले समय में दूसरे देशों को 5G तकनीक उपलब्ध कराएंगे। हम चाइना मोबाइल के विकल्प के तौर पर हम अपने मोबाइल को रखेंगे। मतलब वैश्विक बाजार में भारत की भूमिका बढ़ेगी। दरअसल चीन ने भी इसी तरह से वैश्विक बाजार पर अपना नियंत्रण किया था, जब उनके यहाँ अमेरिकी पूंजी आई थी, अमेरिकी तकनीक आई थी, और उसके बाद उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। और धीरे धीरे कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में जो कुल औद्योगिक उत्पादन होते हैं उसमें से 26% उत्पादन चीन में होते हैं, और कुल वैश्विक व्यापार में उसकी हिस्सेदारी लगभग 16% तक जा चुकी है, यदि हांगकांग को हम इंक्लूड कर देते हैं। तो ये इम्पैक्ट होगा। सामाजिक क्षेत्र हम देखें तो निश्चित रूप से भी भारत में शिक्षित बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी फौज है। क्योंकि ये टेक कंपनियां हैं, निश्चित रूप से इससे प्रत्यक्ष तौर पर शिक्षित लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो तकनीक से जुड़े हुए अभी क्षेत्र में हैं, उनके लिए बेहद रोजगार पैदा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त समाज में अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चा होती है गरीबी की, बेरोजगारी की, ये तमाम बुराइयां। कहा जाता है कि आर्थिक विकास जो है वो सामाजिक बुराइयों को दूर करता है। अब उससे जोड़िए कि इस तरह की सामाजिक बुराइयां जो है, सामाजिक समस्याएं जो जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, फिर ये सब दूर होगी। तो आप इस तरह से जोड़ के बता सकते हैं कि निश्चित रूप से जब निवेश आएगी, रोजगार के साधन पैदा होंगे, उसके बाद लोगों की आय में वृद्धि होगी, तो गरीबी उन्मूलन में भी, रोजगार नए अवसर पैदा करने में भी ये निवेश हमारा भारत को सहयोग प्रदान कर सकती है। थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं अब कि 18 वर्षों के बाद भारत में जो व्यापार संतुलन है, व्यापार संतुलन मतलब जब हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, विशेषकर जो दृश्य वस्तुएं हैं, उस व्यापार में भारत 18 वर्षों के बाद वो भारत के पक्ष में आया। तो यहाँ से एक सवाल उभर के सामने आ रहा है कि क्या भारत के निर्यात में वृद्धि हो गई, या फिर भारत ने आयात कम कर दिया? इसके पीछे की क्या वजह है ना, कि ये सिर्फ 1 महीने की डाटा है, लेकिन 1 महीने की डाटा भारत को सुखद एहसास दिला रहा है, क्योंकि ये अवसर भारत के लिए 18 वर्षों के बाद पैदा हुआ है। इसके पीछे की वजह जो मूल रूप से उभर के सामने आ रही, क्योंकि भारत लॉकडाउन की स्थिति में था, और भारत अपना सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो व्यय करता है आयात पर, वो है पेट्रोलियम पदार्थ। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में थे यातायात के साधन पूरी तरह से बंद थे, तो स्वाभाविक है भारत ने जो पेट्रोलियम उत्पाद होता है उसका कम मात्रा में आयात किया। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पाद के दामों में कमी आई थी। स्वाभाविक है कि एक तो हम कम आयात कर रहे थे, साथ ही हम कम मूल्य पर आयात कर रहे थे। दूसरी वजह जो उभर के आ रही है कि हमने पेट्रोलियम उत्पाद के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों के भी आयात में कमी देखी गई है। विशेषकर एक देश उदाहरण के तौर पर लीजिए, चीन के साथ पिछले साल भारत के व्यापार घाटा 52 बिलियन डॉलर था। आज इस वर्ष वो घट के यानी 4 बिलियन के आसपास उसमें कमी आई है। तो ये 4 बिलियन एक देश के साथ कमी आई है, और ये बताती है कि निश्चित रूप से हमारे अन्य क्षेत्रों में भी आयात में कमी आई है। इसके पीछे की और सहायक कारणों को जोड़ दें तो इसमें से जो उभर के सामने आ रही है कि भारत में जो सोना का आयात होता है उसमें भी कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त भारत जो टेक्निकल क्षेत्र के जो सामग्रियां होती है, चाहे वो चीन से आयात करते हों, चाहे अमेरिका से आयात करते हों, उसमें भी कमी देखी गई है। यहाँ जानना आवश्यक है कि किसी देश के साथ जो हमारे व्यापार होते हैं, द्विपक्षीय व्यापार, उसके यदि सूची को देखिएगा तो उसमें रक्षा सामग्री नहीं जुड़ी होती है। यदि रक्षा सामग्री को जोड़ दें तो आज भी भारत में जो व्यापार संतुलन है वो भारत के पक्ष में नहीं होगा। कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाइएगा कि भारत के अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार क्या है, तो उसमें आप रक्षा सामग्री की को नहीं देखिएगा, जबकि रक्षा व्यापार भारत बृहद स्तर पर अमेरिका से, रूस से, इजराइल से रक्षा सामग्री आयात करती है, और इस दौरान तो बृहद मात्रा में इस तरह की सामग्री आयात की गई। तो एक कारण है कि हम अपने रक्षा आयात को निर्यात के साथ नहीं जोड़कर दिखाते हैं। यदि हम इसको जोड़ के दिखाएं तो इस बात की संभावना अधिक है कि हम जो अभी दिखा रहे हैं कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, वो ऐसा नहीं दिखेगा। फिर भी यदि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में आया है तो इसके 3-4 ही मूल कारण है। एक तो पेट्रोलियम आयात में कमी, सोने के आयात में कमी, तकनीकी ये चीन से होने वाले जो गैर पेट्रोलियम उत्पाद का हम आयात करते हैं उसमें कमी देखी गई, जिसकी वजह से भारत का जो व्यापार संतुलन है
वो भारत के पक्ष में रहा। उल्लेखनीय है कि व्यापार संतुलन हम हमेशा से करेंट अकाउंट्स में जोड़ते हैं, इसमें कैपिटल अकाउंट शामिल नहीं होता। इसी तरह से कुछ और टॉपिक पर और प्रयास करेंगे, इसको थोड़ा-सा और बृहद स्तर पर चर्चा करने का, और कोशिश करेंगे कि कुछ बोर्ड पर भी हम कुछ वर्क करें। हम साक्षात्कार से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा को आज से जो आरंभ किए हैं, उसको हम साक्षात्कार के अंत तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।